जय हिंद दोस्तों, मैं विपिन कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का एग्ज़ाम एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज इस क्लास में मैं आपको हिंदी पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। और हिंदी पढ़ने से पहले हमें हिंदी के सिलेबस के बारे में जान लेना चाहिए कि हिंदी के सिलेबस में कौन कौन से चैप्टर आते हैं, कौन कौन से नहीं आते हैं, ठीक है। दोस्तों, ये 23 चैप्टर है। अपनी कॉपी पेन उठाइए और जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। हिंदी व अन्य भारतीय भाषाएं, पहला जो हमारा चैप्टर है वो है हिंदी व अन्य भारतीय भाषाएं, ठीक है। दूसरा है हिंदी व्याकरण का ज्ञान, ठीक है। हिंदी वर्णमाला तथा विराम चिन्ह और हिंदी वर्णमाला, ठीक है। ये एक ही क्लास में मैं आपको पढ़ा दूंगा। तद्भव तत्सम, ठीक है। पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थी, ठीक है। ये जो चीज़ें हैं ये मैं आपको जो इम्पोर्टेंट है और प्रीवियस एग्ज़ाम में जो पूछे गए हैं वो मैं आपको सारे लिखवा दूंगा। और जो कठिन जो क्वेश्चन आते हैं इन चारों से लेके वो भी मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है। आगे वाक्यांश के लिए एक शब्द, इसमें भी ये भी मैं आपको करवा दूंगा, लेकिन इनकी प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आप बुक से प्रैक्टिस कर लीजिए या फिर कहीं और जगह से प्रैक्टिस कर लीजिए, लेकिन बहुत सारे आपको मैं भी लिखवा दूंगा, बहुत जो इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा, ठीक है, वो मैं आपको लिखवा दूंगा। फिर अगला है लिंग वचन, कारक, सर्वनाम तथा विशेषण, क्रिया तथा काल, ठीक है। क्रिया अलग चैप्टर है और काल का अलग चैप्टर है। ऐसे ही सर्वनाम तथा विशेषण ये अलग अलग चैप्टर है, ठीक है। ऐसे ही वाच्य अलग चैप्टर है, शब्द अलग चैप्टर है, ठीक है। लेकिन मैं सर्वनाम और विशेषण ये भी एक ही क्लास में करवाऊंगा। क्रिया तथा काल ये भी मैं एक ही क्लास में करवा दूंगा। वाच्य तथा शब्द ये भी मैं आपको एक क्लास में करवाऊंगा। उपसर्ग प्रत्यय ये भी बहुत ज़रूरी है, इसमें भी आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। इसमें भी आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी। संधि समास मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से करवाने वाला हूँ। मुहावरे तथा लोकोक्ति ये भी प्रैक्टिस वाला चैप्टर है, इसमें भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है कि आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तो मैं नहीं पढ़ाऊँगा आपको, ठीक है। इन मुहावरे लोकोक्तियाँ जितनी भी खास मुहावरे लोकोक्तियाँ हैं और जो आपके एसएससी जीडी या फिर कोई भी जिसमें हिंदी आती है उसमें पहले कभी पूछे गए हैं आज तक, वो मैं सब आपको करवाने वाला हूँ, ठीक है। ऐसे ही रस, छंद, अलंकार, ठीक है, इनमें भी मैं आपको एग्जाम्पल के साथ साथ ऐसे एग्जाम्पल दूंगा जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। प्रसिद्ध लेखक, उनकी रचनाएं, हिंदी भाषा में पुरस्कार, अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करना, ठीक है। दोस्तों, ये 23 चैप्टर है और 23 चैप्टर मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाने वाला हूँ। यकीन मानिए एसएससी जीडी के एग्ज़ाम से पहले मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपका सिलेबस पूरा हो जाए, ठीक है, और आपको मेरी वीडियो से बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हो। लेकिन आप देखना जाके एग्ज़ाम में जब आप बैठोगे और मेरी वीडियो से एक क्वेश्चन मिला लेना आप, ठीक है प्यारे दोस्तों। आप कॉपी पेन लेकर बैठिए, ठीक है। आगे मैं अभी क्लास स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हिंदी का अपना पहला चैप्टर मैं पढ़ाऊंगा आपको हिंदी व अन्य भारतीय भाषाएं, ठीक है। हिंदी व अन्य भारतीय भाषाएं ये भी बहुत ही ज़रूरी चैप्टर है, क्योंकि वो एग्ज़ाम में पूछ लेता है गाजीपुर में कौन सी भाषा बोली जाती है, बिहार में कौन सी बोली जाती है, गढ़वाल में कौन सी भाषा बोली जाती है, ठीक है। तो ये सब कुछ वो पूछ लेता है एग्जामिनर, तो इसलिए इस चैप्टर को पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। चलिए देखते हैं। पहला, हिंदी भारोपीय परिवार की भाषा है, ठीक है। एग्जामिनर पूछ लेता है, पहला क्वेश्चन यहीं से बनता है, हिंदी कौन से परिवार की भाषा है। तो कौन से परिवार की भाषा है हिंदी? भारोपीय परिवार की। ठीक है, तथा भारत में कुल कितने भाषा परिवार है, यह भी एक क्वेश्चन बनता है। भारत में कुल कितने भाषाई परिवार है? तो कितने भाषाई परिवार है? 4। कौन कौन से हैं? पहला है भारोपीय, ठीक है, भारोपीय। दूसरा है द्रविड़, तीसरा है ऑस्ट्रिक,
और चौथा है चीनी तिब्बती। ठीक है, सबसे ज़्यादा कौन सा परिवार की भाषाएं बोली जाती है? सबसे ज़्यादा बोली जाती है भारोपीय परिवार की भाषाएं भारत में, ये 73% बोली जाती है, 73%। और दूसरी है द्रविड़। ठीक है, द्रविड़ ये दक्षिण में बोली जाती है, साउथ में। ठीक है, दक्षिण में, जिसमें मलयालम वगैरह, तेलुगु वगैरह, कन्नड़ वगैरह ये आती है। ठीक है, वो 25% बोली जाती है। ऑस्ट्रिक बोली जाती है 1.3%, ये बहुत कम बोली जाती है। और चीनी तिब्बती 0.7% बोली जाती है केवल भारत में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हिंदी भाषा का विकास क्रम। हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ, कहाँ से हुआ, पहले कौन सी भाषा आई, फिर कौन सी भाषा आई। ठीक है, तो वो सब कुछ बताता हूँ आपको। सबसे पहले कौन सी भाषा आई थी? सबसे पहले आई थी संस्कृत। संस्कृत से बनी पाली। ठीक है, पाली भाषा। आपको याद होगा कि बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे? पाली भाषा में। ठीक है, बुद्ध के। तो एक क्वेश्चन तो ये बन गया तुम्हारा जीएस का। ठीक है, बुद्ध के उपदेश कौन सी भाषा में दिए गए थे? बुद्ध ने कौन सी भाषा में दिए थे? तो पाली में। ठीक है, दूसरा है प्राकृत। पाली से बनी प्राकृत। प्राकृत में दिए जैन धर्म के महावीर स्वामी ने। ठीक है, महावीर स्वामी ने उपदेश दिए थे। ठीक है, प्राकृत भाषा में। तो 2 क्वेश्चन तो जीएस के यहाँ से बन गए तुम्हारे। ठीक है, सबसे पहले आई संस्कृत, फिर आई तुम्हारी पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश और फिर अवभट। ठीक है, चलिए ये है इसका विकास क्रम। सबसे पहले विकास क्रम एग्जामिनर पूछ लेता है कि पाली के बाद कौन सी भाषा आई, या फिर तुम्हें बता दूं यूपीएसआई में ये पूरा का पूरा क्रम पूछ लिया था। ठीक है, पूरा का पूरा क्रम दे रखा था ये। ठीक है, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवभट, ये सही क्रम था, वो पहचानना था जो सही क्रम था। ठीक है, उसने आगे पीछे करके दिया हुआ था। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ये बन गया तुम्हारा। ठीक है, अब इसका विकास क्रम देखते हैं कब से कब तक। ठीक है, सबसे पहले है वैदिक संस्कृत। ठीक है, तो जो आर्यों द्वारा बोली जाती थी, सबसे पहले भारत में आर्य लोग आए थे, और आर्य द्वारा जो भाषा बोली जाती थी वह सबसे पहले वैदिक संस्कृत बोली जाती थी। और उसे 2000 से 1000 ईसा पूर्व, यानी कि बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से 1 ईस्वी से पहले की बात है ये। 2000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच की बात है। यानी कि आज से अगर हम देखें तो आज से ये करीब 3000-4000 साल पहले की बात है। ठीक है, दूसरी है लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत से बनी लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत का पीरियड था 1000 ईसा पूर्व से और जी 500 ईसा पूर्व तक। ठीक है, फिर इसके बाद है लौकिक संस्कृत से बन गई पाली। ठीक है, पाली में क्या हुआ? पाली में बुद्ध ने उपदेश दिए। बुद्ध का जन्म आपको पता होगा 500 के आसपास बुद्ध का जन्म हुआ था, 500 से 1 ईस्वी। ठीक है, 500 ईसा पूर्व से, सॉरी ये है ईसा पूर्व से और 1 ईस्वी तक। ठीक है, 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक। फिर प्राकृत कब से आई? प्राकृत आई 1 ईस्वी से 500 ईस्वी। ठीक है, यहाँ पे महावीर स्वामी का जन्म हो गया था। ठीक है, महावीर स्वामी का जन्म, यहाँ पे बुद्ध का जन्म हुआ था 500 ईस्वी पूर्व से 1 ईस्वी तक। ठीक है, और यहाँ पे महावीर स्वामी का। ठीक है, फिर आया अपभ्रंश। ठीक है, जिसमें से हमारी जो भाषाएं है ये निकलती है। तो ये 500 से 900 ईस्वी, यानी कि अभी ईसा मसीह के जन्म के बाद से 500 ईस्वी से और जी 900 ईस्वी तक। ठीक है, फिर अपभ्रंश के बाद अवभट आई। अवभट में 900 ईस्वी से 1100 ईस्वी के बीच का ये टाइम पीरियड था, बहुत कम चली थी। ठीक है, इसका टाइम पीरियड बहुत कम था। ठीक है, फिर आती है पुरानी हिंदी। ठीक है, पहले थी पुरानी हिंदी 1100 ईस्वी से 1850 तक। ठीक है, फिर आई आधुनिक हिंदी जो अभी चल रही है 1850 से और अब तक। ठीक है दोस्तों, अपनी कॉपी पेन उठाइए और दोस्तों इसको साथ के साथ नोट करते रहिए। ठीक है, मैं आपको बता दूं जो मैं नोट्स आपको बनवा रहा हूं, मैं 4-5 बुक से निकाल के, ठीक है, एक एक टॉपिक उठाकर मैं आपके लिए नोट्स लेके आया हूं। नोट्स बिल्कुल ऐसे साफ साफ बनाना, बिल्कुल क्लियर। ठीक है, हिंदी अगर मुझसे तुम हिंदी पढ़ लोगे तो आगे चल के आपको कभी भी हिंदी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, केवल रिवाइज करने की ज़रूरत पड़ेगी। और वो मेरे जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इसी नोट से आप पढ़ लेना, इसी नोट से रिवाइज हो जाएगा। इससे अलग कहीं भी कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। ठीक है दोस्तों, भरोसा रखिए आप। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है,
आ गया। हिंदी भाषा की लिपि, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी। ठीक है, एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा हिंदी भाषा की कौन सी लिपि है या फिर हिंदी भाषा कौन सी लिपि में लिखी गई है, तो आंसर क्या होगा? देवनागरी लिपि में। ठीक है, अगले आगे चलते हैं। हिंदी भाषा का उद्गम, हिंदी भाषा का उद्गम यानी कि हिंदी भाषा कहाँ से बनी है? जो आज मैं हिंदी बोल रहा हूँ वो कहाँ से बनी है? सबसे पहले तो आई थी संस्कृत, संस्कृत के पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से बना है अपभ्रंश, और जी अपभ्रंश से बना है शौरसेनी अपभ्रंश। तो हिंदी का अगर क्वेश्चन आए हिंदी का उद्गम कहाँ से हुआ है, तो हिंदी का उद्गम हुआ है शौरसेनी अपभ्रंश से। ठीक है जी, शौरसेनी अपभ्रंश से हिंदी का उद्गम। ठीक है जी, हिंदी का उद्गम, हिंदी का उद्गम शौरसेनी अपभ्रंश से माना गया है। अगर क्वेश्चन आए कि हिंदी भाषा का उद्गम कहाँ से हुआ है, तो संस्कृत से नहीं, हिंदी भाषा का उद्गम हुआ है शौरसेनी अपभ्रंश से। ठीक है दोस्तों, चलिए, शौरसेनी अपभ्रंश से 5 उपभाषाओं का जन्म हुआ है। ठीक है दोस्तों, उपभाषाएं क्या होती है, भाषा बोली क्या होती है, और जी भी भाषा क्या होती है, ये आगे मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, अभी इतना ध्यान रखें कि अपभ्रंश में 5 उपभाषाएं आती है। ठीक है, शौरसेनी अपभ्रंश में 5 उपभाषाएं आती है। कौन कौन सी होती है वे? ये पहली तो होती है पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी। दूसरी है अर्धमागधी। ठीक है, अर्धमागधी अपभ्रंश जिसे हम कहते हैं पूर्वी हिंदी। ठीक है, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, लेकिन पूर्वी हिंदी को आपको एग्जाम में अर्धमागधी अपभ्रंश लिखा मिलेगा। ठीक है, तीसरी है मागधी, मागधी अपभ्रंश, इसको बोलते हैं हम बिहारी हिंदी। क्या बोलते हैं इसको हम? बिहारी हिंदी। ठीक है, बिहारी हिंदी। और चौथी है नागर, नागर कह दो या फिर पैसाची, नागर या पैसाची दोनों एक ही बात है। ये होती है राजस्थानी। ठीक है, राजस्थान में बोले जाने वाली भाषाएं। ठीक है, उपभाषाएं, सॉरी। ठीक है, 5वीं है पहाड़ी, पहाड़ी, पहाड़ी हिंदी, इसे बोलते हैं खस। ठीक है, इसको हम खस बोलते हैं। ठीक है, अगर एग्जाम में आ जाए कि खस भाषा में कौन कौन सी भाषा आती है, या फिर गढ़वाली कौन सी उपभाषा से विकास हुआ है गढ़वाली का, ठीक है, उसमें पहाड़ी ना दे के वो खस भी दे सकता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं पश्चिमी हिंदी की। पश्चिमी हिंदी में कौन कौन सी बोली आती है? ठीक है, तो पश्चिमी हिंदी में 1, 2, 3, 4, 5 और जी 6। ठीक है, पश्चिमी हिंदी में 6 उपभाषाएं आती है। ठीक है दोस्तों, पश्चिमी हिंदी में कितनी उपभाषाएं आती है? 6 उपभाषाएं आती है पश्चिमी हिंदी में। ठीक है, देखो, खड़ी बोली, खड़ी बोली ये मेरठ आसपास, ये जो मेरठ सहारनपुर आसपास है ये आती है। इसको हम कहते हैं कोरवी हिंदी, इसको कोरवी भाषा भी कहते हैं, कोरवी भाषा। ठीक है, ये भी एक क्वेश्चन बनता है कि कोरवी भाषा किस क्षेत्र में बोली जाती है। ठीक है, तो मेरठ या मेरठ के आसपास, जो कुछ भी मैंने यहाँ लिखा है, यानी कि ये और इसके आसपास का जो इलाका है वहाँ पे खड़ी बोली बोली जाती है। मेरठ से लेकर सहारनपुर तक खड़ी बोली बोली जाती है, जिसको कोरवी भाषा भी कहते हैं। ठीक है, दूसरी भाषा है ब्रज भाषा। ठीक है, ब्रज भाषा ये मथुरा या उसके आसपास, मथुरा या उसके आसपास बोले जाने वाली भाषा है। मथुरा, वृंदावन वगैरह, इन सब में ये भाषा ब्रज भाषा बोली जाती है। ठीक है, करते हैं कन्नौजी की। कन्नौजी जो भाषा है वो कन्नौज इसके आसपास बोली जाती है। कन्नौज इसके आसपास बोली जाती है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं बुंदेली की। ठीक है दोस्तों, बुंदेली भाषा जो है ये चित्रकूट या इसके आसपास बोले जाने वाली भाषा है। ठीक है, और ये दक्षिण हिंदी, ये दक्षिण से सटे हुए जो इलाके हैं, ठीक है, यानी कि साउथ से जो सटे हुए इलाके हैं, ये उनमें बोले जाने वाली भाषा है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई? ठीक है, आगे अब आती है हरियाणवी। ठीक है, हरियाणवी में 2 भाषाएं आती है, जिसको हम कहते हैं जाटा व बांगरू। ठीक है, बांगरू भाषा आपने शायद दिल्ली में सुना होगा। बांगरू भाषा है भी दिल्ली में बहुत से इंसान आपको
बांगरू भाषाएं बोलते मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे आते हैं हम अर्धमागधी अपभ्रंश में, जिसे पूर्वी हिंदी कहते हैं। पूर्वी हिंदी में कौन कौन सी भाषाएं आती है पूर्वी हिंदी में? ठीक है, पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, ये तीनों भाषाएं आती है अर्धमागधी अपभ्रंश में, यानी कि पूर्वी हिंदी में। अगर क्वेश्चन आए, क्वेश्चन वो ये भी दे सकता है एग्जामिनर कि पूर्वी हिंदी में कौन सी भाषाएं आती है, चार में से एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो उसमें अवधी दे देगा, बघेली दे देगा, छत्तीसगढ़ी भी दे सकता है। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है अर्धमागधी अपभ्रंश में कौन सी भाषाएं आती है। ठीक है, दोनों तरीके से याद रखना है, पूर्वी से भी और अर्धमागधी से भी। ठीक है, चलिए तो अवधी भाषा जो है इलाहाबाद अयोध्या के आसपास के जो इलाके हैं, ठीक है, उनमें बोली जाती है तुम्हारी अवधी भाषा। ठीक है, बघेली भाषा जो है तुम्हारी ये जो बघेली है वो महोबा, हमीरपुर या फिर उसके आसपास का जो इलाका है, आप एक मैप ले लीजिए। ठीक है, आप एक मैप ले लीजिए और मैप में आप नोट कर लीजिए कहाँ कौन सी भाषा बोली जाती है और उसका एरिया सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, फिर तीसरी आती है छत्तीसगढ़ी। छत्तीसगढ़ी आती है जो छत्तीसगढ़ का रायपुर इलाका है या उसके आसपास का इलाका है, उसमें छत्तीसगढ़ी बोली जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं आगे तीसरी उपभाषा। तीसरी उपभाषा है हमारी मागधी अपभ्रंश, जिसे हम बिहारी हिंदी भी कहते हैं। बिहारी हिंदी में कौन कौन सी बोली आती है? ठीक है, ये होती है बोलियाँ। ठीक है, कौन कौन सी आती है? भोजपुरी, मगही, मैथिली। ठीक है, भोजपुरी, मगही, मैथिली। भोजपुरी कहाँ पे बोली जाती है? पटना, उसके आसपास का इलाका, यूपी से भी सटा हुआ जो इलाका है उसमें भी भोजपुरी बोली जाती है, जैसे गोरखपुर वगैरह में भी भोजपुरी बोली जाती है। ठीक है, जैसे दूसरी है बोली मगही। मगही गया या उसके आसपास का, बिहार का जो गया इलाका है या उसके आसपास का इलाका है उसमें मगही बोली जाती है। और मैथिली जो बोली जाती है, दरभंगा वगैरह, इसमें मैथिली भाषा बोली जाती है। ठीक है, चौथी तुम्हारी उपभाषा चौथी है नागर भाषा या फिर नागर उपभाषा या फिर पैसाची उपभाषा। ठीक है, जिसे हम राजस्थानी भी कहते हैं। ठीक है, राजस्थानी भी कहते हैं। इसमें तुम्हें देखने को मिलेगी मारवाड़ी, मेवाती, मालवी, हाड़ौती को ही डुंडानी कहते हैं। ठीक है, मारवाड़ी तुम्हारे जोधपुर और जैसलमेर या इसके आसपास में बोली जाने वाली बोली है। ठीक है, अलवर, भरतपुर और गुरुग्राम। ठीक है, मेवाती जो है वो अलवर, भरतपुर और गुरुग्राम में बोले जाने वाली बोली है। मालवी जो है वो भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ उसके आसपास के जो इलाके हैं उसमें बोले जाने वाली बोली है। ठीक है, हाड़ौती को ही डुंडानी कहते हैं। इस बात का ध्यान रखना, जहाँ भी मैंने स्लैश दिया है यानी कि ये भी हाड़ौती को डुंडानी भी कहते हैं। ठीक है, हाड़ौती को डुंडानी भी कहते हैं। और ये कोटा या बूंदी राजस्थान में बोले जाने वाली बोली है। ठीक है, अब पांचवी उपभाषा की बात करते हैं। पांचवी उपभाषा कौन सी है हमारी? पहाड़ी, जिसे मैंने आपको बताया था खस भी कहते हैं। ठीक है, इसमें आ जाती है कौन कौन सी बोली आती है? इसमें कुमाऊनी आ जाती है जो अल्मोड़ा और नैनीताल के आसपास बोली जाती है। ठीक है, गढ़वाली आती है जो गढ़वाल या उसके आसपास बोली जाती है। ठीक है, और पहाड़ी हिंदी में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मिंडाली। ये हिमाचल प्रदेश में या उसके आसपास कुछ इलाकों में बोले जाने वाली महत्वपूर्ण बोली है। ठीक है, तो इन सबका आप या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या अपने नोट पेन लेकर उसमें नोट कर लीजिए अच्छे तरीके से। और ये अच्छे से नोट्स बनाना, आप बहुत ज़रूरी नोट्स है ये। ठीक है, आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा इतने अच्छे तरीके से। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे बोली क्या होती है? बोली एक छोटे सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा है। ठीक है, बोली होती है एक छोटे क्षेत्र में, जैसे मैंने तुम्हें बताया इलाहाबाद या उसके आसपास का क्षेत्र में अवधी बोली जाती है। ठीक है, गढ़वाली जो है गढ़वाली उसके आसपास के कुछ क्षेत्र में बोली जाती है। बुंदेली भी ऐसी ही है, कुछ क्षेत्रों में बोली जाती है। यह एक मौखिक भाषा है, इसमें हम कुछ भी लिख नहीं सकते। ठीक है, अब जैसे खड़ी बोली है, खड़ी बोली को हम लिख नहीं सकते। ठीक है, क्योंकि उसके जो शब्द होते हैं वो अटपटे होते हैं। ठीक है, ऐसे ही गढ़वाली, बुंदेली अपनी बोली होती है अलग, इनमें हम कुछ भी लिख नहीं सकते, यानी कि यह एक केवल मौखिक भाषा है।
ठीक है। अब आप बात करते हैं भाषा की। भाषा होती है, इसका जो क्षेत्र है वो बोली से अधिक व्यापक होता है। ठीक है, यानी कि जो भाषा होती है उनका अलग होता है। जैसे हम कहते हैं कि, जैसे मैंने कह दिया तुर्की, फारसी, ये सब क्या है, ये सब भाषाएं हैं। ठीक है, इसमें हम सब कुछ लिख सकते हैं। हिंदी हो गया, ठीक है, इसमें हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है अभी भाषा की। बोली और भाषा के बीच, यानी कि बोली से बड़ा और भाषा से छोटा जो होता है उसे बोलते हैं विभाषा। ठीक है, आई बात समझ में। आगे बात करते हैं, भारत की कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है। जी हाँ, भारत की कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है। भारत बहुभाषाई देश है, इसकी अपनी कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है। जैसे भारत का कोई राष्ट्रीय खेल है ही नहीं। ठीक है, आप हॉकी को सोचते होंगे, ठीक है, हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल नहीं है। वैसे ही हिंदी भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है। हिंदी केवल और केवल राजभाषा है। ठीक है, केवल और केवल राजभाषा, यानी कि जितना भी देश का कामकाज है, सरकारी कामकाज है, वो हिंदी भाषा में होगा। ठीक है, ये लिखा है अनुच्छेद 343 में। ठीक है, अब बात करते हैं हिंदी दिवस की। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। ठीक है, संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा हिंदी या अंग्रेजी होगी। ठीक है, हिंदी यानी और अंग्रेजी होगी, हिंदी और अंग्रेजी होगी। या तो हिंदी में या अंग्रेजी में, किसी भाषा में भी हम संसद में किसी भाषा का प्रयोग कर सकते हैं। ये लिखा है अनुच्छेद 120 में। ठीक है, 8वीं अनुसूची में, ठीक है, हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में जितनी भी भाषाएं हैं, ठीक है, कितनी भाषाएं होती है 8वीं अनुसूची में? कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं। ठीक है, 22 भाषाएं हैं। 22 भाषाओं का स्रोत क्या है, यानी कि सोर्स क्या है? उसका सोर्स है संस्कृत। मैंने आपको बताया था संस्कृत से ही सारी भाषाएं बनी हैं, और जितनी भी 22 की 22 भाषाएं हैं वो सब संस्कृत से ही बनी हुई है कहीं ना कहीं। ठीक है दोस्तों, ये थी आज की हिंदी की क्लास। इसमें मैंने आपको बताया भी है क्वेश्चन किस किस टाइप से आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, इससे ज़्यादा और क्वेश्चन नहीं बनेंगे इस चैप्टर से। ठीक है, जितना मैंने बताया बस उतना ही बनेगा। उसमें पूछ लेगा कि अवधि इलाहाबाद में कौन सी भाषाएं बोली जाती है। ठीक है, हमीरपुर, महोबा, ठीक है, दरभंगा, इनमें कौन सी भाषाएं बोली जाती है, कौन सी भाषा नहीं बोली जाती, ये पूछेगा बस, और कुछ भी नहीं। ठीक है दोस्तों, इससे अलग जितना मैंने आपको पढ़ाया सब कुछ नोट डाउन रखना। इससे अलग एग्ज़ाम में से आके मुझे बता देना, कुछ भी अगर अलग आए। ठीक है, मैं वादा करता हूँ इस चीज़ का, कुछ भी अलग नहीं आएगा, केवल इतना ही है पहला चैप्टर। ठीक है दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। ठीक है।